नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे गुरुदत्त जी की कहानी शरीफ आदमी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए शरीफ आदमी। सारस्वत जी, देखिए, इस शरीफ आदमी की बात सुन लीजिए और इसका कुछ भला कर दीजिए। यह कहने वाला निगम के निर्माण विभाग का सुपरिटेंडेंट रघुनंदन अग्रवाल था और उसने यह आग्रह किया था नगर निगम के चीफ इंजीनियर के पीए जयदेव सारस्वत से। जयदेव सारस्वत का नगरपालिका के आभ्यंतरिक प्रबंध करने वाले से इंजीनियर प्रभाशंकर सारस्वत की मांग पर कि उसे कोई ईमानदार शरीफ व्यक्ति पीए के रूप में कार्य करने के लिए चाहिए स्थानांतरण कर दिया गया था और उक्त सिफारिश निर्माण विभाग के सुपरिटेंडेंट ने सारस्वत के आने पर पहली बार ही की थी। उसे इस विभाग में आए अभी 15 दिन ही हुए थे। उक्त वार्तालाप के एक दिन पूर्व ही नगर में एक कम्युनिटी हॉल के निर्माण तथा फर्नीचर लगाने के लिए टेंडर आए थे और वे टेंडर इंजीनियर साहब के पीए की परिरक्षा में थे। टेंडर अगले दिन खुलने वाले थे। जयदेव ने उस व्यक्ति को देखा जिसकी विभाग के सुपरिटेंडेंट ने सिफारिश की थी। एक सिर से पांव तक खद्दरधारी, टोपी, कुर्ता और धोती, सब दूध समान श्वेत पहने व्यक्ति को देख जयदेव ने सामने रखी कुर्सी पर बैठने को कह दिया। सुपरिटेंडेंट अपनी बात कह अपनी मेज पर चला गया। जयदेव इंजीनियर साहब के कमरे में था और इंजीनियर साहब वहां नहीं थे। जयदेव के संकेत करने पर वह खद्दरधारी कुर्सी को मेज के सामने से खिसकाकर जयदेव के समीप लाकर बैठ गया और अपनी इस हरकत की सफाई में बोला, मैं तनिक ऊंचा सुनता हूं, इस कारण समीप आ गया हूं जिससे आपको कष्ट न हो। जयदेव को इस व्यक्ति का कुर्सी समीप ले जाना ठीक प्रतीत नहीं हुआ, परंतु कारण सुन आश्वस्त हो पूछने लगा, आपका शुभ नाम? इस प्रश्न का उत्तर देने के स्थान पर खद्दरधारी ने कहा, मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं। हाँ, फरमाइए। मैं आपको इंपीरियल में सायं 5 बजे चाय का निमंत्रण दे रहा हूं और इसी के मान लेने की आपके समक्ष सिफारिश की गई है। चाय का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए तो अग्रवाल साहब को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं थी, वह तो मान जाता, परंतु यह तो पूछा ही जाएगा कि आमंत्रित करने वाले कौन भद्र पुरुष हैं और किस उपलक्ष्य में यह निमंत्रण है। हाँ, यह तो बता ही रहा हूं, मैं सेठ सदाशंकर भूटानी हूं और इस निमंत्रण का उपलक्ष्य तो चाय पीते हुए ही वर्णन करूंगा। पंडित जी, वहां का कार्यक्रम अति रोचक है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। और कौन कौन से लोग वहां आमंत्रित हैं? हाथ कंगन को आरसी क्या, आइएगा तो स्वयं ही देख लीजिएगा। आप निमंत्रण स्वीकार करिए और मैं आपका अधिक समय न लेते हुए आपसे छुट्टी लूंगा। जयदेव अभी विचार ही कर रहा था कि इस प्रकार के निमंत्रण को स्वीकार करे अथवा नहीं कि सेठ ने कह दिया, धन्यवाद, मैं आपकी प्रतीक्षा होटल के पोर्च में 5 बजे करता हुआ मिलूंगा। अन्य आने वालों का भी स्वागत करना है। इतना कह भूटानी हाथ जोड़ नमस्ते कह विदा मांगते हुए खड़ा हो गया। जयदेव ने खड़े होकर हाथ मिलाते हुए कहा, यदि इंजीनियर साहब ने कोई आवश्यक काम न बताया तो आने का यत्न करूंगा। भूटानी ने धन्यवाद किया और कमरे से निकल गया। सारस्वत विचार कर रहा था कि यह तो बहरा प्रतीत नहीं होता था, परंतु चाय पार्टी पर निमंत्रण किस उपलक्ष्य में है और उसके साथ इसका क्या संबंध है, इसमें कुछ भी न समझते हुए वह इस बात के लिए अपने को चतुर मान रहा था कि उसने वचन नहीं दिया, अपने कथन में बचाव का मार्ग रख लिया है। इंजीनियर साहब 4 बजे कार्यालय में आए और बोले, मिस्टर जयदेव, कल 9:30 बजे से पहले आ जाना, टेंडर खुलेंगे और तुम्हें टेंडरों को लेकर वहां उपस्थित रहना चाहिए। जी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कह इंजीनियर साहब चल दिए
और जयदेव विचार करने लगा कि वह चाय पर जाए अथवा ना जाए। जयदेव कभी इंपीरियल होटल में नहीं गया था और जा भी नहीं सकता था। वह वहां व्यय करने के लिए दाम नहीं रखता था। इससे मन में इतने उच्च श्रेणी के होटलों को भीतर से देखने की उत्सुकता को दबा नहीं सका और 4:15 बजे कार्यालय से निकल बस में सवार हो होटल इंपीरियल के सामने जा उतरा। अभी नियत समय में 15 मिनट शेष थे। वह समय से पहले अपने दर्शन भूटानी साहब को देना नहीं चाहता था। इस कारण सड़क पर टहलता हुआ समय व्यतीत करता रहा। जब उसकी कलाई पर घड़ी में 4:55 हुए तो वह होटल की ओर चला और होटल की ड्योढ़ी पर 5 बजने में 1 मिनट रहते पहुंच गया। भूटानी वहां अकेला खड़ा था। वह जयदेव को देख उसकी ओर बढ़कर हाथ मिलाते हुए नमस्कार कर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मैं आपको भीतर स्थान पर बैठाऊं। मैं एक अन्य व्यक्ति की प्रतीक्षा में हूं। उसके लिए पुनः आ जाऊंगा। भूटानी सारस्वत को लेकर भीतर रिसेप्शन हॉल में चला गया। भूटानी उसे हॉल के एक कोने में ले गया और एक मेज पर वे दोनों जा बैठे। वहां एक लड़की पहले ही बैठी थी। जयदेव को उस लड़की से परिचय कराते हुए भूटानी ने कहा, प्रमिला, तुम तो इनको जानती ही हो। यह यहाँ बैठेंगे। मैं तनिक देसाई साहब को देखता हूँ। मेज पर केक, पेस्ट्री, देसी मिठाई, सैंडविचेस इत्यादि खाने का सामान लगा हुआ था। चाय के प्याले भी लगे थे। दूध चीनी भी रखी थी। केवल चाय का पॉट नहीं था। जयदेव ने देखा 4 कुर्सियां थीं। इससे उसे अनुमान लगाने में देर नहीं लगी कि केवल एक अन्य व्यक्ति आने वाला है। 2 तो वहां थे ही, वह स्वयं और प्रमिला। सेठ भूटानी बाहर चौथे व्यक्ति की प्रतीक्षा में गया था। जयदेव लड़की और अपने में एक कुर्सी छोड़कर बैठ गया, परंतु वह लड़की उठ उसके समीप की कुर्सी पर आ बैठी और बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। भूटानी साहब ने कहा कि आप मुझे जानती हैं? बहुत भली भांति, परंतु मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। इसीलिए तो धन्यवाद करती हूं कि आज तो आप देखने आए हैं। मैं तो आपको कॉलेज में देखती रहती थी। जयदेव मुस्कुराया और बोला, परंतु कॉलेज में तो 4000 विद्यार्थी पढ़ते थे। हाँ, प्रमिला ने बात बीच में टोक कर कहा, कुछ आप में विशेषता थी जिससे मेरी दृष्टि आप पर टिकी थी। पिछले मास मैंने बीए पास किया है और सेठ जी मेरा विवाह करने का विचार कर रहे हैं। इस कारण मैंने आपको चाय पर आमंत्रित करने का प्रस्ताव किया है। जयदेव कॉलेज में देखी लड़कियों के रूप रंग को स्मरण करने लगा था। वह स्मरण नहीं कर सका था कि इस रूप राशि की लड़की उसने कभी देखी थी। जयदेव को विचार में निमग्न देख प्रमिला ने कहा, सेठ जी ने एक अन्य को आपकी प्रतिस्पर्धा के लिए बुलाया है और वह भी आपकी भांति नहीं जानता है कि कोई अन्य भी आ रहा है। पर मैं तो यह भी नहीं जानता था कि यहां आपके दर्शन होंगे। इससे कुछ हानि नहीं हुई है। अब तो आप जान ही गए हैं और चाय का उद्देश्य भी जान गए हैं। सेठ जी के मन में वह दूसरे साहब बसे हैं और मेरे मन में। लड़की कहते कहते रुक गई। बैरा आया था और जानना चाहता था कि चाय लाए अथवा अभी ठहरे। प्रमिला ने हाथ के संकेत से चाय लाने के लिए कह जयदेव से कहा, मुझे उसमें रुचि नहीं है। इस कारण मैं समझती हूं कि हमें तो चाय पीनी चाहिए। पर सेठ जी, वह अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। वह देसाई साहब को लेकर ही आएंगे। जयदेव अविवाहित था। उसके माता पिता इलाहाबाद में रहते थे और उसे कह रहे थे कि उसे 10-12 हजार रुपया शीघ्रातिशीघ्र एकत्र करना चाहिए, जिससे वे उसके विवाह का प्रबंध कर सकें। वह मन में कल्पना कर रहा था कि इसके साथ विवाह से पहले कितने दाम के आभूषण तथा वस्त्र बनवाने पड़ेंगे। उसे पुनः विचार मग्न देख प्रमिला ने कहा, हम तो अपना पेट भरें, देसाई आएगा तो हम पेट भर चुके होंगे, तब हम बैठे रहेंगे, बहुत मजा आएगा। इतना कह वह पेस्ट्री को कांटे से काटकर मुंह में डालने लगी। जयदेव ने कहा भी, भूटानी साहब की प्रतीक्षा कर लेते तो ठीक होता। देसाई भूटानी एक दूसरे का साथ देंगे और हम उनको खाता देखेंगे। इतना कहते कहते प्रमिला हंस पड़ी।
जयदेव ने उसके मुक्तासम श्वेत दांत देखे तो मुग्ध हो उसके मुख पर देखने लगा। प्रमिला ने कहा, खाइए। जयदेव के भी मुख में लार टपक रही थी और उसने भी हाथ उठा रसगुल्लों पर चलाना आरंभ किया। वह विचार कर रहा था कि उसे नौकर हुए 1 वर्ष हो चुका है और 1 वर्ष में वह 2 सहस्त्र से कम ही बचा सका है। अतः मां की मांग के अनुसार वह 5-6 वर्ष में 10-12 सहस्त्र रुपया एकत्र कर सकेगा। यह जानने के लिए यह लड़की उसे कितना धनी समझती है। उसने कहा, परंतु विवाह में आर्थिक स्थिति का भी तो ध्यान रखना आवश्यक है। भूटानी जी की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि आपको 8 घंटे नित्य की चक्की पीसने से छुट्टी मिल सकेगी। तो कितने घंटे नित्य चक्की पीसने से काम चल सकेगा? चक्की नहीं पीसनी होगी, राज करना होगा। जब तक भूटानी साहब जीवित हैं, खाना पीना और मौज उड़ाना होगा। वह अभी बहुत वर्ष तक जिएंगे। तब तक हम इतना जमा कर लेंगे कि जीवन भर चक्की पीसनी नहीं पड़ेगी। परंतु मैं तो बहुत ही निर्धन माता पिता का लड़का हूं। यह सब मुझे ज्ञात है। ओह, तो बहुत देर से मेरे पीछे लगी हैं। हाँ, और चाहती हूं कि अब आप मेरे पीछे लग जाएं। दोनों चाय पी रहे थे और सैंडविच मुंह में डाल घोल घोल कर भीतर निकल रहे थे। जयदेव मन में एक विशेष प्रकार की गुदगुदी अनुभव कर रहा था। जब वह दूसरे व्यक्ति के आने के भय से प्रतीक्षा करने लगा था, वह विचार कर रहा था कि कहीं किस्मत बनती बनती बिगड़ न जाए। वे खा पीकर पेट भर चुके थे कि भूटानी मुख पर परेशानी के लक्षण प्रकट करता हुआ आया और बोला, मिस्टर सारस्वत, क्षमा करेंगे, आपको बहुत देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। जयदेव मुस्कुराता हुआ भूटानी के मुख पर देख रहा था। उत्तर प्रमिला ने दिया, दादा, हम तो पेट भर चुके। अब आप बैठिए, मैं चाय बना देती हूँ। इस पर भूटानी दीर्घ श्वास लेकर बैठ गया। प्रमिला ने भूटानी के लिए चाय बनाते हुए कहा, मैंने इनसे चाय का उद्देश्य वर्णन कर दिया है और यह मेरे विचार से सहमत हैं। क्या सहमति कर ली है? देसाई शंटिड आउट है। ओह हाँ दादा। जब भूटानी पेट भर चुका और 3 प्याले चाय ले चुका तो बहरा प्लेटें उठाकर ले गया। भूटानी ने कहा, मैं यहां से आपको अपने घर ले चलूंगा और प्रमिला को चाहिए कि आपको अपना परिचय भली भांति दे सके। बिल प्रमिला ने दिया। 3 आदमी के खाने का 25 रुपये बिल आया और प्रमिला ने अपने पर्स से 3 10-10 के नोट निकाल ट्रे में रख दिए और वह उठ पड़ी, अर्थात 5 रुपये टिप दी थी। जयदेव अवाक मुख देखता रह गया। तीनों एक अमेरिकन मोटर गाड़ी में सवार हो जोरबाग को चल दिए। वहां एक 2 मंजिली कोठी में जाकर मोटर ठहरी। सेठ जी, जो पिछली सीट पर प्रमिला के साथ बैठे थे, गाड़ी से उतरे और आगे की सीट का दरवाजा खोल जयदेव को उतार कोठी में चलने का निमंत्रण देने लगे। प्रमिला तो उतर सीधी नीचे की मंजिल पर एक कमरे में चली गई थी। सेठ जी उसके पीछे पीछे उसी कमरे का दरवाजा खोल जयदेव को भीतर जाने का निमंत्रण देने लगा। जयदेव भीतर गया तो सेठ जी ने द्वार बंद करने से पहले कहा, आप अपना परिचय बढ़ाएं। मैंने ड्राइवर को कह दिया है कि वह आपको गाड़ी में आपके लॉज में छोड़ आएगा। जयदेव का मस्तिष्क चकरा रहा था। अकस्मात वह अपने को आकाश में उड़ता हुआ अनुभव कर रहा था। द्वार बंद होते ही प्रमिला ने देव का हाथ पकड़ सोफे पर बिठाकर कहा, अब बताइए, आप इस कमरे में आकर रहना चाहेंगे अथवा ऐसा ही नया लॉज बनवाना होगा? मेरा मस्तिष्क चक्कर खा रहा है। जयदेव ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या कहूं। तो ठीक है, आपको कहने की आवश्यकता नहीं, अब मैं स्वयं निश्चय कर लूंगी। जयदेव देखता रहा। कमरे में कालीन बिछा था। दीवारों पर गांधी जी, जवाहरलाल तथा अन्य महापुरुषों के चित्र लगे थे। सोफा सेट था। सेंटर टेबल और कुछ अन्य कुर्सियां थीं। कमरा वातानुकूलित था। कमरे में एक मेज और उसके ऊपर सेल्फ में कुछ पुस्तकें थीं। प्रमिला बता रही थी, यह मेरा सिटिंग रूम है और वह मेरी पढ़ाई करने की मेज है, और आइए, इधर मेरा बेडरूम है। जयदेव एक कुमारी के बेडरूम में जाने में संकोच अनुभव कर रहा था। उसे झिझकते देख प्रमिला ने उसकी बाह में बाह डाली और कमरे में ले गई। बहुत सुंदर कमरा था। फूल बूटे और चित्र छत पर बने थे।
यह कमरा भी वातानुकूलित था। इस कमरे में भी कालीन बिछा था। उस पर एक पलंग लगा था। प्रमिला ने कहा, जब आपने यहाँ आना होगा तो एक बेड और लग जाएगा। जयदेव लालसा भरी दृष्टि से प्रमिला की ओर देख रहा था। प्रमिला वैसे ही बाह में बाह डाले हुए जयदेव को बेडरूम से बाहर ले जाते हुए बोली, अभी नहीं, बताइए कब तक विवाह का प्रबंध होगा? जब कहो। जयदेव कहने वाला था कि वह तो तुरंत ही विवाह करने को तैयार है, परंतु बात प्रमिला ने बीच में ही काट कर कहा, तो ठीक है, अपने माता पिता को बुला लीजिए, फिर विवाह हो जाएगा। जयदेव ने धीरज धारण करते हुए कहा, मैं कल की डाक से लिख दूंगा। देखिए, मैं कल आपकी गैलार्ड के बाहर 5 बजे सायंकाल प्रतीक्षा करूंगी। तब आप बताइएगा कि अपनी माँ को मेरे विषय में क्या लिखा है। अगले 24 घंटे जयदेव के ऐसे व्यतीत हुए जैसे कि वह शराब के नशे में है। उस दिन वह इच्छा कर रहा था कि चीफ इंजीनियर जल्दी चला जाए तो वह गैलार्ड पर समय पर पहुंच सके। उसको यह जान अति प्रसन्नता हुई कि इंजीनियर साहब अपने एक मित्र के साथ मेरठ गए हैं। अतः इस दिन भी 4:15 तक अपना काम समेट सेफ को ताला लगा गैलार्ड को चल पड़ा। आज भी वह 15 मिनट समय से पूर्व पहुंचा था और वह प्रमिला की प्रतीक्षा करने लगा था। आज उसे रेस्तरां के द्वार पर प्रतीक्षा करने में संकोच अनुभव नहीं हुआ। ठीक 5 बजे सेठ भूटानी की गाड़ी में प्रमिला आई। सेठ साहब साथ नहीं थे। उसे अकेली देख जयदेव को बहुत प्रसन्नता हुई। आज वह उससे हाथ मिला भीतर चला गया। इनके लिए एक कोने में मेज रिजर्व थी। दोनों वहां जा बैठे। बैठते हुए जयदेव ने पूछा, सेठ साहब नहीं आए? आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वह घर से नहीं निकल रहे। जयदेव प्रमिला से सट कर बैठा था और प्रमिला आपत्ति नहीं कर रही थी। इस स्पर्श से वह पूर्ण शरीर में झुनझुनी अनुभव कर रहा था। जब प्रमिला ने कहा कि सेठ जी की तबीयत ठीक नहीं है तो जयदेव ने चिंता व्यक्त करते हुए पूछा, क्या कष्ट है? उनका टेंडर स्वीकार नहीं हुआ ना? कौन सा टेंडर? वही कम्युनिटी हॉल वाला। 5.5 लाख का काम था और वह इसमें से नकद 40 पैदा करने वाले थे। परंतु जहां तक मुझे ज्ञात है, टेंडर तो भूटानी साहब का ही स्वीकार हुआ है। नहीं जी, आज मध्याह्न इंजीनियर साहब का टेलीफोन आया था कि कोई सुमानी है, उनका टेंडर स्वीकार हुआ है। जयदेव विचार करने लगा था कि यह कैसे हो सकता है। वह जानता था कि टेंडर भूटानी जी का स्वीकार हुआ है और इंजीनियर साहब तो 11 बजे के मेरठ गए हुए हैं। इस कारण उसने निश्चयात्मक भाव में कहा, जी नहीं, किसी ने गलत टेलीफोन कर दिया है। मैं जानता हूं कि भूटानी जी का टेंडर स्वीकार हुआ है, परंतु वह तो जिस समय से टेलीफोन सुना है पलंग पर लेटे हुए हैं। उठकर बैठने पर उनका दिल धड़कने लगता है। तो चाय के उपरांत मैं आपके मकान पर चलूंगा और उनको आश्वासन दिलाऊंगा। इस प्रकार नहीं, यदि संभव हो सके तो उनको टेंडर कागज जिनके नीचे चीफ साहब के हस्ताक्षर हों दिखाने से विश्वास कर सकेंगे। इस पर जयदेव गंभीर विचार में पड़ गया। फिर कुछ विचार कर उसने घड़ी देखी। उस चाय को वह जिसकी चुस्कियां ले रहा था छोड़ उठ खड़ा हुआ और बोला, यह हो सकता है, अभी 5:15 बजे हैं। यदि आप गाड़ी दें तो मैं टेंडर के कागजात लाकर दिखा सकता हूं। चपरासी 6 बजे तक कार्यालय में रहता है। तो जल्दी करिए, मैं आपकी यहां ही प्रतीक्षा करूंगी। जयदेव भागता हुआ बाहर निकला और सेठ साहब की गाड़ी में कॉरपोरेशन के कार्यालय में चला गया। प्रमिला आराम से चाय और कुछ खा पीकर तथा दाम देकर रेस्तरां के बाहर आ खड़ी हुई। ठीक 6 बजे जयदेव हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लिए हुए आ पहुंचा। प्रमिला ने लिफाफा देख लिया। इससे गाड़ी के आते ही वह लपक कर गाड़ी में चढ़ गई और उसके गाड़ी में बैठते ही गाड़ी जोर बाग की ओर चल पड़ी। मार्ग में प्रमिला ने पूछा, आपने चाय तो पी ही नहीं? मैं कार्यालय बंद होने से पहले वहां जाना चाहता था, समय बहुत कम था, तो कोठी पर आपके लिए चाय बनवा दूंगी। सेठ जी आपके बहुत ही कृतज्ञ रहेंगे। पता नहीं किसने टेलीफोन कर दिया था। कुछ भी हो, कागज देखकर उनको तसल्ली हो जाएगी। कोठी पर पहुंच प्रमिला ने जयदेव को अपने कमरे में बिठाया
और टेंडर वाला लिफाफा ले वह सेठ जी के बेडरूम को जाती हुई बोली, मैं सेठ जी को दिखाकर अभी आती हूँ, तब तक बैरा को चाय लाने के लिए कह देती हूँ। प्रमिला गई तो आधे मिनट में ही लौट आई। लिफाफा उसके हाथ में नहीं था। जयदेव ने पूछा, वह लिफाफा? सेठ साहब कपड़े पहन स्वयं आ रहे हैं और आपका धन्यवाद भी करेंगे। तब तक मैं चाय के लिए कह आई हूँ। 5 मिनट लग गए चाय आने में। इस समय तक प्रमिला के पूछने पर जयदेव ने बताया, मैंने माताजी को इलाहाबाद में लिख दिया है और उनको लिखा है कि पिताजी को लेकर यहाँ चले आएं। बहुत अच्छा किया। कब तक आ सकेंगी? 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। इतने दिन? आपने तार क्यों नहीं भेज दिया? आपके विषय में व्याख्या से लिखना चाहता था, वह तार में संभव नहीं था। अर्थात अभी तपस्या करनी पड़ेगी। चाय आई तो पीने लगे। इस समय सेठ भूटानी भी आ गया। वह लिफाफा ले आया था। जयदेव ने देखा कि टेंडर की 3 प्रतियां बीच में थीं। उसने टेंडर अपने पास सोफे पर रख लिया और सेठ साहब को अपने पास बैठा पूछने लगा, तो अब आपको तसल्ली हो गई है? हाँ, आपका बहुत धन्यवाद। मैं तो मर चला था। बात यह है कि इस पर मैं 10,000 रुपया पहले ही व्यय कर चुका हूँ। सत्य? हाँ, पर छोड़ो इस बात को। सब व्यय किया हुआ वसूल हो जाएगा। तीनों चाय पीने लगे। चाय समाप्त हुई और प्रमिला जयदेव को मोटर तक छोड़ने आई और पूछने लगी, कार्यालय जाइएगा अथवा घर पर? मैं अब घर जाऊंगा। जयदेव पूछना भूल गया था कि अब वह प्रमिला से कहाँ मिल सकेगा। अतः अगले दिन वह प्रमिला के टेलीफोन की प्रतीक्षा करता रहा। टेलीफोन नहीं आया। प्रमिला की सूचना के बिना 3 दिन व्यतीत हो गए। उस दिन उसके माताजी का पत्र आया। उसमें लिखा था, जयदेव, तुम्हारे पत्र से पूरा पूरा वृत्तांत नहीं मिला। लड़की का चित्र और जाति बिरादरी लिख भेजो। वह बहुत धनी की लड़की है। इससे वह विवाह के योग्य कैसे हो गई? उत्तर आने पर दिल्ली आने का कार्यक्रम लिखूंगी। यह पत्र मिला तो जयदेव प्रमिला की खोज में चल पड़ा। वह भूटानी के मकान पर पहुंचा तो द्वार पर खड़े एक व्यक्ति ने पूछा, किससे मिलने आए हो? मिस्टर भूटानी से। वह बंबई गए हैं। और प्रमिला देवी? प्रमिला देवी तो यहां कोई नहीं। सेठ जी की लड़की है ना? सेठ जी की कोई लड़की नहीं। जयदेव भौचक्का हो मुंह देखता रह गया। उसने पूछा, भूटानी साहब कब तक आने वाले हैं? 1 सप्ताह तक आएंगे। जयदेव कुछ न समझता हुआ वहां से लौट आया। उसने अपनी माताजी के पत्र का उत्तर नहीं दिया। वह भूटानी से मिलना चाहता था। 1 सप्ताह व्यतीत होने पर वह भूटानी के घर पहुंचा तो भूटानी से घर ही भेंट हो गई। भूटानी अपनी मोटर में सवार हो कहीं जा रहा था। सारस्वत को कोठी में प्रवेश करते देख वह गाड़ी द्वार खोल नीचे उतर आया। भूटानी ने जयदेव से हाथ मिला अभिवादन करते हुए कहा, आइए सारस्वत जी, कैसे आए हैं? कुछ आपसे काम था। हाँ बताओ। यहां पर ही? नहीं, गाड़ी में आ जाओ। मैं कनॉट प्लेस की ओर जा रहा हूं। तुम्हें वहां कहीं उतार दूंगा और तुम्हारी बात भी सुन लूंगा। जयदेव के मन में कुछ शांति हुई। पिछले सप्ताह भर वह कई प्रकार के संशयों से उत्पीड़ित मन में अशांति अनुभव कर रहा था। वह सेठ जी के समीप गाड़ी में बैठ गया। जब गाड़ी चल पड़ी तो जयदेव ने पूछा, प्रमिला आपकी क्या लगती है? मेरे एक मित्र की लड़की है। बस दिल्ली में कुछ दिन के लिए आई हुई थी। अब अपने पिता के पास बंबई चली गई है। वह मुझसे विवाह करने की बात कह रही थी। हो सकता है। वह कईयों से विवाह का प्रस्ताव कर चुकी है। यह उसके मनोरंजन का ढंग है। परंतु आपने मुझे उस दिन इंपीरियल होटल में किस लिए चाय पर बुलाया था? वह प्रमिला के कहने पर ही था। मैं तो उसे जानता नहीं था, मगर वह तो आपको जानती प्रतीत होती थी। प्रमिला ने मुझे कहा था कि जयदेव सारस्वत, जो चीफ इंजीनियर के पीए हैं, के साथ चाय पीने को जी चाहता है। मैं आपको बुला लाया था। तो यह सब स्वप्न था? हाँ, यह जग स्वप्न है। ऐसा ही हमारे ऋषि मुनि कहते हैं। जयदेव मौन हो गया। उसके मन के महल धराशायी हो चुके थे। गाड़ी अभी विजय चौक में ही पहुंची थी कि उसने कहा, मुझे यहां उतार दीजिएगा।
अगले दिन वह कार्यालय में सुपरिटेंडेंट से जाकर बोला, कुछ दिन हुए आपने एक शरीफ आदमी की सहायता करने के लिए कहा था। सुपरिटेंडेंट भूल गया था। इस पर जयदेव ने सेठ साहब की पोशाक और हुलिया वर्णन कर दिया। इस पर सुपरिटेंडेंट मिस्टर अग्रवाल को स्मरण आ गया। उसने कहा, सारस्वत, मिस्टर भूटानी के विषय में कह रहे हैं? हाँ सर। तो उसका क्या हुआ? आपने कहा था वह शरीफ आदमी है, तो क्या वह नहीं था? मुझे तो वह महा बदमाश मालूम हुआ। तो तुम मेरे कहने का मतलब क्या समझते थे सारस्वत जी? धनी शरीफ होते हैं, इनमें कुछ बदमाश भी होते हैं, उन्हें शरीफ बदमाश कहते हैं। जयदेव ने बताया नहीं कि उसने क्या बदमाशी की है। रघुनंदन अग्रवाल ने भी पूछा नहीं और कहा, हम गरीब लोग तो शरीफ हो नहीं सकते। यदि अपने साथ बहुत ही रियायत करूं तो इतना कह सकता हूं कि हम सरल चित्त हैं, यद्यपि दूसरे हमें मूर्ख समझते हैं। सारस्वत इंजीनियर साहब के कमरे में चला गया। वहां वे अपनी मेज पर भूटानी के टेंडर की 2 प्रतियां सामने रख दोनों में मुकाबला कर रहा था। एक प्रति तो ठेकेदार भूटानी को भेज दी गई थी। जयदेव अपनी मेज पर बैठने लगा तो इंजीनियर साहब ने जयदेव को बुलाकर पूछा, तनिक देखो, टेंडरों के नीचे यह पंक्ति पहले भी थी क्या? जयदेव ने देखा कि टेंडर टाइप किया हुआ था और उसी मशीन और रंग में यह पंक्ति नई टाइप की हुई थी। उसने भी टेंडर स्वीकृत से पहले देखा था। वहां यह पंक्ति पहले नहीं थी। उसमें लिखा था कि उक्त रेटों से महंगाई के कारण 25% अधिक होंगे। इसका मतलब था कि 1.25 लाख रुपए के लगभग टेंडर की राशि बढ़ गई थी। जयदेव को समझ आ गया कि शरीफ आदमी ने उसे किस लिए चाय पिलाई थी। उसके पांव तले जमीन खिसकती हुई प्रतीत हो रही थी। इस पर भी उसने दिल कड़ा कर कहा, सर, टाइप इत्यादि की छपाई स्याही तो वैसी ही प्रतीत होती है। इंजीनियर ने टेंडर लपेट लिफाफे में बंद कर अपनी मेज के दराज में रख लिए। उसने कहा, समझ नहीं आ रहा था कि टेंडर स्वीकार करते समय यह मेरी दृष्टि में क्यों नहीं आया। जयदेव का दिल धक धक धड़क रहा था, परंतु वह अपनी मूर्खता को स्वीकार नहीं कर सका। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।